में लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें जानी थी। एक बार आगे बढ़ने से पहले हमको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या क्या है। बहुत ही छोटी पार्टिकल हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे कैसे, ये भी हमारे लिए बड़ा सवाल था। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देखा जा सकता है, हम सिंपल आई से उसे नहीं देख सकते। तो हमें उसे देखने के लिए किसकी मदद चाहिए थी, एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत थी, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऑर्गेनिज्म्स वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। तो अब वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप एवरीवेयर पाए जा सकते हैं। वो हर कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से कंडीशंस थे आपके, वो कहाँ आइस एरिया में पाए जा सकते हैं, गर्म वाले एरिया में पाए जा सकते हैं, दलदली एरिया में पाए जा सकते हैं, मार्शलैंड। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए। उनको एटमॉस्फेयर को हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, मार्शलैंड वगैरह में तो पाए जाते हैं, प्लस वो ह्यूमन बॉडीज में भी पाए जाते हैं और अदर एनिमल्स वगैरह पे भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स वगैरह सब में भी पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में कैसे पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी इनहेल होता है, वो बाहर की तरफ भी पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या था, परजीवी होते हैं। मतलब वो दूसरे के ऊपर अपने आप को डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर अपना खाना बना लेते हैं। मतलब कि यहाँ कि हम दूसरों के ऊपर वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन के अंदर वो इनहेल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। और सेल्स के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। तो हमारे पास अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और बेकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब उनको जानने के लिए हमने क्या क्या देखा था कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कितने टाइप्स के। उससे पहले हमने देखा था कि हमारे सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। फादर ऑफ माइक्रोलॉजी किसे कहा जाता था, किसको, लुइस पास्चर को कहा जाता था। 1857 में उन्होंने क्या, माइक्रोलॉजी किसको कहते हैं, माइक्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको रिव्यू की थी। फिर आया था हमें कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और अलगी था और एक प्रोटोजोआ था, जिसके बारे में हमने लास्ट हमने तीन कवर कर लिए थे। कौन कौन सा था, पहला था बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। हमारे पास जीवाणु कितने प्रकार के थे, 4 टाइप्स के बैक्टीरिया थे। कौन कौन से थे, फर्स्ट था कोकाई, सेकंड था बेसिलस, थर्ड था स्ट्रीलियम और चौथा था विब्रियो। अब हमारे पास जो कोकाई था उसकी शेप कैसी थी, कोकाई की शेप थी हमारे पास सर्कुलर। कोकाई की शेप कैसी थी, सर्कुलर थी, जो सर्कुलर शेप में। और ये अब जो कोकाई था वो कैसे शेप में थी, पहले तो कि हमारे पास सर्कुलर शेप में थी। अब जो ये क्या है, ये सर्कुलर शेप में कंडीशन नहीं है कि वो अकेले रहें, वो एक साथ ग्रुपिंग में भी रह सकते हैं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमने डायग्राम्स में देखा होगा क्या था, वो एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग में भी रह सकते हैं और अलोन भी रह सकते हैं, यानी कॉलोनीज में भी रह सकते हैं और अलोन भी रह सकते हैं। तो ये वायरस, ये हमारे बैक्टीरिया थे। तो ये कोकाई था। अब कोकाई के बाद सेकंड था आपके पास बेसिलस। बेसिलस कैसा था, वो था एक रॉड आकार का। ये हमारे पास बेसिलस का डायग्राम था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपने डायग्राम में देखा होगा क्या, कि बेसिलस का एक बेलना आकार, एक रॉड टाइप का था। तो ये हमारा सेकंड बैक्टीरिया था। थर्ड क्या था, स्पीलियम। स्पीलियम क्या था, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे सांप जब स्नैक चलना शुरू करता है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो वैसे ये क्या था, स्पीलियम। स्पीलियम मतलब स्प्रिंग की तरह, उसी से आप याद रख सकते हैं कि वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता था। चौथा था आपका विब्रियो। विब्रियो कैसा था, एक कॉमास की तरह था। कैसा था, जिसे हम कॉमा लगाते हैं ना, एक कॉलम दूसरा कॉलम लगाते हैं कि एक को कवर करने के लिए, तो लाइक दैट। तो हमने क्या पढ़े थे, 4 टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़े थे। अब इन 4 टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़ने के बाद हमने किस पे आए थे, हम लोग आए थे वायरसेस पे। अब बैक्टीरिया तो हमें क्लियर होगा कौन कौन से बैक्टीरिया थे, कैसे कैसे थे, हमें कैसे कैसे दिखाई देते थे। हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया थे। पहला था हमारे पास क्या, पहला था हमारे पास स्पीलियम, बेसिलस और कोकाई और विब्रियो। ये 4 थे जिनकी शेप डिफाइन हो गई है। इनकेस पूछा जाए कि कितने टाइप के बैक्टीरिया होते तो आपको क्लियर रहेगा हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया। फिर डायग्राम आपको रिमेंबर है क्योंकि विजुअलाइज करने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग आए थे, सेकंड हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिज्म था वायरस। वायरस को क्या कहते हैं, विषाणु। विषाणु हमारे पास कितने प्रकार के थे, विषाणु तो नॉर्मली है जो आज भी हम फेस कर रहे हैं वायरसेस से। हम कोविड-19 के साथ सर्वाइव कर रहे हैं इसके।
इससे पहले कौन सा वायरस था हमारे पास? पहले था HIV एड्स, जो हमें मतलब ये नहीं था कि वो महामारी थी, वो छुआछूत की महामारी नहीं थी, पर जो इस टाइम हम कोरोना डिजीज सर्वाइव कर रहे हैं वो एक तरफ से छुआछूत की बीमारी टाइप का फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको छूने से, साथ खड़े होने से, बात करने से, हर कंडीशन में वो फैल रहा है। और HIV एड्स ऐसा कुछ नहीं था, वो साथ रहने, उठने, बैठने से नहीं फैलता था। तो इसका एग्जाम्पल्स भी थे। वायरस कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। अब वायरसेस क्या है? वो क्या होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनको फैलने के लिए, यानी स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसको स्प्रेड करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। जैसे कोरोना डिजीज है, वो सामने बस पर्सन के आते ही वो डिजीज क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है। प्लस उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। वो यूनिसेलुलर है, कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इसका एक अनदर एग्जाम्पल दिया था पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या था? पोलियो वायरस में क्या बताया था कि वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। किनको? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। और जब भी 5 साल तक गवर्नमेंट फ्री ऑफ सप्लाई देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड करती है हर साल के बच्चों के लिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा होता है जिससे ह्यूमन बॉडी, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी इस एटमॉस्फेयर में जब आता है तो उसको यहाँ एडजस्ट करने के लिए, उसकी इम्यूनिटी, इस कंडीशन में स्टेबल करने के लिए उसको उसकी इम्यूनिटी चाहिए होती है। और इम्यूनिटी के लिए क्या करना पड़ता है उसे? वो जो पोलियो के इंजेक्शंस होते हैं, जो वैक्सीन प्रोवाइड होती है, वो चीज़ें इसके काम आती हैं। अब वायरसेस में हमने वैक्सीन भी पढ़ा था। जैसे अभी कोरोना डिजीज की वैक्सीन तो आ नहीं रही है, पर जो वायरसेस हैं, जैसे पोलियो वायरस है, पोलियो एक वायरस ही तो है, एक विषाणु है, जो अगर बॉडी में इंजेक्ट किया तो या तो बच्चे को लंगड़ा, लूला या कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाएगी, जो गॉड गिफ्टेड होगी, उसमें कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में से। तो वही हाल था कोरोना डिजीज का। कोई भी एक अभी तक हमारे पास कोई वायरस का मतलब कोई भी एंटीडोट नहीं मिला, यानी वैक्सीन नहीं मिली है। हमने वायरस के साथ वैक्सीन पढ़ा था। वैक्सीन में क्या था कि उसका एंटीडोट, मतलब जो ये वैक्सीन बनता किससे? बनता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी को खराब करे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन किस किस की थी? जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। न्यूबॉर्न बॉडी के लिए भी बहुत सारे इंजेक्शन या वैक्सीन इंजेक्ट किए जाते हैं। वैक्सीन क्या करती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता हमारी ब्रीथ करती है। थर्ड हमने पढ़ा था फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ा था कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मे बी यूनिसेलुलर, वो एक कोशिकीय होते हैं, नॉन ग्रीन पिगमेंट प्लांट होते हैं, मतलब वो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं। और उनके अंदर क्या होता है? ना ही लीव्स होती हैं, ना ही रूट्स होती हैं। वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि वो उनके अंदर ग्रीन कलर होता ही नहीं। वो दिखते पेड़ पौधों की तरह है, बट उनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। और वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। प्लस वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वायरस भी क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब क्या? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी मानव के अंदर अगर वो चला गया, मान लो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो अगर चला गया वायरस, तो क्या होगा? वो वायरस उस बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी को खत्म कर देगा। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या? परजीवी, मतलब दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करना। तो फंजाई भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे जो हमारे दो हमारे टॉपिक्स बच गए थे, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन था? तो प्रोटोजोआ था और एक था हमारे पास अलगी। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? ये एक इर्रेगुलर शेप होती है, जैसा कि आप अपने फिगर में देख सकते हो, आपकी बुक्स में फिगर में दिया हुआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? इर्रेगुलर शेप होती है, मतलब उसकी कोई इर्रेगुलर शेप नहीं होती। कोई शेप ऐसे चली जाएगी, कोई भी शेप यहाँ से बन रही है, फिर ऐसे जाके ऐसे कुछ भी ड्रॉ करके वो एक इर्रेगुलर शेप बना सकता है। तो वही दिया गया है। दे आर यूनिसेलुलर सिंगल सेल। ये एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेल, एक कोशिका ही होती है इसके अंदर, ठीक है। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, मतलब क्या? ये एक जलीय पौधा है, मोस्टली ये पानियों में ही पाया जाएगा। एक जलीय जीव होता है, जो कैसा होता है? इसके अंदर जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम होता है, इसके अंदर एक लिक्विड सेल्स होती है, लिक्विड होता है, द्रव टाइप का। ये सब प्रोटोजोआ के अंदर होता है। आप अपने फिगर में देखेंगे तो उसके अंदर ना लिक्विड टाइप का भी मटेरियल होता है, लाइसोसोम टाइप का। ये सारी चीजें उसके अंदर गिवन होती है। क्यों होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए क्या होता है? ये मोस्टली एक्वाटिक प्लांट है, यानी एक जलीय पौधा है। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनियल भी क्या होता है कि ये ग्रुपिंग में भी रह सकता है और अकेले भी रह सकता है। जैसे अभी हमने और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें क्या बताया गया था कि वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सॉलिटरी भी, यानी अकेले भी रह सकते हैं और ग्रुपिंग में भी रह सकते हैं।
तो प्रोटोजोआ भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अकेले भी सर्वाइव कर सकता है और ग्रुपिंग में भी सर्वाइव कर सकता है। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब क्या कहा गया, दे कैन बी फ्री, ये क्या हो सकता है, एक तो फ्री भी रह सकता है और कैन बी पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक मतलब वही कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है। मान लीजिए कोई भी एक ह्यूमन है, अच्छा खासा ह्यूमन है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, अभी ना ही कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जाएगा तो धीरे धीरे उसको क्या करना शुरू करेगा, बीमार करना शुरू करेगा, डिजीज फॉर्म करना शुरू करेगा। तो ये हो सकता है पैरासिटिक का मतलब यही है कि दूसरे के अंदर जाके उसके खाने को खाना, क्योंकि अपने आप तो ये बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग शेप में होते हैं और ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये परजीवी यानी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दे कैन बी फ्री भी हो सकते हैं, लिविंग और पैरासिटिक, ये मुक्त रहने वाला भी है या परजीवी भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेले भी सर्वाइव कर सकता है और क्या कर सकता है, दूसरों के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में जहां पे वो सर्वाइव कर रहा है सब में एडजस्ट कर सकता है। द बॉडी शेप में बी इरेगुलर, जैसा भी बताया कि इसकी बॉडी शेप कभी भी कोई फिक्स नहीं होगी, मे बी ऑलवेज इरेगुलर होगी, ओव्यूल होगी, स्पाइरल होगी, कभी भी अंडाकार हो सकती है, गोलकार हो सकती है, ये कोई भी एक अनदर शेप ले लेगी। ठीक है, शरीर का आकार नियमित रूप से अंडाकार गोलाकार हो सकता है, कभी भी इसका आकार शेप नहीं, जैसे कोई स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसी कोई शेप नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगी, कोई भी एक अनदर शेप ले लेगा। उसके अंदर लिक्विड फॉर्म भरा होगा, लाइसोसोम वगैरह जिससे क्या भोजन वगैरह होगा और जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। आपकी फिगर में गिवन है दो डायग्राम, पैरामीशियम और अमीबा, फिगर में भी देख सकते हो। ये चीजें क्या है, ये दो एग्जांपल है किसके, प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ के दो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि प्रोटोजोआ जो बैक्टीरिया जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है उसके दो एग्जांपल कौन कौन से, तो कौन सा होगा, एक अमीबा होगा और एक पैरामीशियम होगा। क्लियर है? तो ये हमारा 4th नंबर का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा लास्ट है अल्गी। अल्गी का क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अल्गी क्या है, काई, जो आप लोगों ने अपने घरों में देखी है मोस्टली, जहाँ पे हम पानी का यूज ज्यादा करते हैं, अगर वहां से पानी गिरता रहे, सफाई ना हो तो धीरे धीरे ग्रीन पिगमेंट जमा शुरू हो जाता है। अगर आपने गांव वगैरह में नदियों तालाबों में जहाँ पानी सिर्फ ठहर जाता है, अल्गी कहाँ लगती है, जहाँ पानी सिर्फ रुक जाता है, वहाँ लगातार पानी गिरना शुरू रहता है, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, धीरे 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 अल्गी जमा होनी शुरू हो जाती है। इट इज अ सिंपल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो एक प्लांट तो है, क्यों, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो प्लांट कहलाता है। वो प्लांट तो है बट नॉन फ्लावरिंग है, मतलब उसके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, बिना फूल वाला पौधा होता है। टिपिकल एक्वेटिक होता है, प्लांट ऑफ अ लार्ज assemblage that includes the seabeds and many single cell form। क्या होता है टिपिकल एक्वेटिक, जैसे मैंने बताया कि टिपिकल एक्वेटिक क्यों होगा, क्योंकि एक जलीय पौधा है, ये पानी से ही बनता है। क्यों, क्योंकि जो काई लगती है वो कब लगेगी, जब पानी वहाँ धीरे धीरे गिरता रहेगा, वहाँ पे सफाई नहीं होगी या कुछ टाइम तक पानी ठहरा रहेगा, तो वहां पर धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल्स आएंगे और ये क्या करती है, वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। क्या, अल्गी, वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे बहुत लार्ज एरिया कवर कर लेगा। जैसे अगर कभी तालाब पानी में आप गाँव वगैरह में जाओ जहाँ पानी रुका होता है पानी, तो वहां पे आप देखोगे बहुत लार्ज एरिया में क्या होता है, अल्गी फैल चुका होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे लार्ज एरिया को कवर कर लेता है और बहुत जल्दी कवर करता है। दैट इंक्लूड्स द सीवेड्स एंड मैनी सिंगल सेल। अगर आप चट्टानों वगैरह पे कभी, जैसे गांव में मिट्टी वगैरह जहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह रखे होते हैं, वहाँ रेनी सीजन में बारिश होती है, धीरे धीरे घास वगैरह जमना शुरू हो जाती है और वहाँ पानी निकल नहीं सकता, पानी इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को उठाते हैं, पत्थर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, काला काला शो होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो अल्गी का पोर्शन होता है उन चट्टानों के बीच में, वो चट्टान के ऊपर क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, चट्टानों के ऊपर लग जाता है। तो जो अल्गी है वो चट्टानों के यहाँ, सीवेड्स यानी समुद्रों के आसपास के एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पानी वहीं पर रुक सकता है और वहीं पे पाया जाता है। मोस्टली घरों में भी पाया जा सकता है, अगर पानी समटाइम्स कुछ टाइम तक लगातार वो रुका रहे, अगर वहाँ सफाई ना की जाए तो अल्गी घर में भी फॉर्म हो जाती है। ये आपने नॉर्मली देखी हुई चीज है। ठीक है, यह एक जलीय पौधा है जो बड़ी मात्रा में फैलता है, यह चट्टानों और समुद्रों में फैलता है और यह एक कोशिकीय जीव होता है। एक सिंगल सेल है, इसमें आप कितनी चीजें ब्रीफ कर सकते हो। मैंने लंबे लंबे पॉइंट्स क्लियर किया, आप सिंगल फॉर्म में बना सकते हो। क्या, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कवर करता है, असेंबल दैट लार्ज एरिया। आप इनको शॉर्ट पॉइंट्स में ब्रीफ कर सकते हो। ठीक है, अल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल।
अब देखिए वो ग्रीन तो दिखता ही है, ये तो आप लोगों ने देखा है कि अलगी कैसा कलर होता है, ग्रीन होता है। तो उसके अंदर अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल क्या मदद करता है, क्लोरोफिल पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। तो यानी जो अलगी है ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट को पौधे बना मतलब भोजन बनाने के लिए पहले उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल के बाद वो सन मिलना चाहिए उसको और वाटर मिलना चाहिए। तो सन और वाटर तो उसको मिलता ही है, प्लस इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि अलगी मेड ऑन फूड, ठीक है, कि अलगी अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। द लेक ऑफ स्टेम, रूट्स, लीव्स, वस्कुलर टिश्यूज और जाइलम, फ्लोएम क्या करता है, इसके अंदर जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। वस्कुलर टिश्यू और जाइलम, फ्लोएम भी नहीं होता है। यानी क्या हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ग्रीन तो है बट इसके अंदर क्या पेड़ उगते हैं, नहीं, पत्तियां भी नहीं होती हैं, बट इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, यानी वो भोजन बना सकता है। और इसके अंदर किस चीज की कमी होती है, लेक ऑफ स्टेम, रूट्स एंड वस्कुलर टिश्यू, यानी क्या क्या उसके अंदर तना, पत्तियां, जाइलम, फ्लोएम जो उत्तक होते हैं जो बनाने के लिए, वो चीजें नहीं है। हमारे पास दो एग्जांपल है, क्लेमाइडोनास और स्पाइडोरा। ये ऐसे दो एग्जांपल हैं किसके, शैवाल के हैं, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जो हमारे 5 ऑर्गेनिजम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम चलेंगे इस चैप्टर के आगे कि हमारे ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे होते हैं। तो चलते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कवर कर लिए थे। हमारे पास कौन कौन से थे, प्रोटोजोआ था, अलगी था और वायरस था, बैक्टीरिया था, ये सारी चीजें थी हमने जो पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है, अब हमने ये तो देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या क्या हैं, कैसे कैसे होते, कहाँ पाए जाते हैं, वो लुक लाइक्स कैसे होते। अब उनको देखते हैं कि वो यूजफुल है। अब जैसे कोई चीज़ों के 2 इफेक्ट होते हैं, तो वो अच्छे होते हैं या तो बेकार होते हैं, या तो हमारे लिए उपयोगी होंगे या तो अनयूज्ड होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो इन बैक्टीरियाज है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो हमारे पास पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के यूजेस क्या क्या हैं। तो बैक्टीरिया, अब तो जैसे आप फैमिलियर हो चुके हैं कि बैक्टीरिया होते कौन कौन से, 4 टाइप्स के बैक्टीरिया थे, उनकी लुक लाइक्स कैसी थी। तो अब वो जो बैक्टीरियाज हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, हमारे लिए जो फायदे कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज उनको देखते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एक्ट एज अ डीकंपोजर एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल, एयर एक्सेट्रा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब किसी चीज को क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग एक जगह पे, जैसे हम लोग फर्टिलिटी, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने क्या करा था, खाद बनाने के बारे में देखा था, मैन्योर, उर्वरक खाद कैसे बनती थी। तो क्या करते थे, सारे जो कैटल डंग्स वगैरह होता था, वेस्ट मटेरियल होता था, उसको एक पेट्स में डाल दिया जाता था और उसको सड़ने दिया जाता था। तो वो सड़ते कैसे थे, वो लुक लाइक कैसे, उनको सड़ने का कारण क्या होता था, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते थे। कैसे बैक्टीरिया होते थे, अब ये क्या कर रहे हैं, हम यूजफुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फर्टिलिटी होती थी, जो उर्वरक बनते थे, जो मैन्योर बनते थे, वो कैसे होते थे, हमारी भूमि के लिए, यानी हमारे जो प्लेन है, जो हमारा प्लेस था, उसके लिए बहुत ही उपजाऊ होते थे। तो यानी वो कैसे बैक्टीरिया उसके अंदर वर्क करते थे, यूजफुल बैक्टीरिया। तो डीकंपोजर का मतलब है किसी चीज को सड़ा गला के नया पदार्थ बनाना। तो क्या कहा गया है, मोस्ट बैक्टीरिया एक्ट एज अ डीकंपोजर। कैसा काम करता है वो, डीकंपोजर का काम करता है, यानी अपघटक के रूप में कार्य करता है। एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल, एयर एक्सेट्रा। और क्या करता है, हमारे वातावरण को और कैसे हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसके अंदर वो पोषक तत्व देता है। अब कोई चीज खराब, अब जैसे क्या होता है, कैटल डंग अगर बाहर वेस्ट पड़ा रहा है, स्मेल करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, हमारी फील्ड को गंदा करता है। बट अगर हम उसे एक जगह डाल के उसको यूज करने के लिए, कैटल डंग वगैरह को हम एक पेट में डाल के उसको रिसाइकल करने के लिए किया जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छा होगा और हमारे एयर के लिए भी अच्छा होगा। क्यों, वो हमारे एयर को भी तो शुद्ध करेगा ना, तो हमारे एयर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए हमारा नंबर 1 यूजफुल तो क्या हुआ, वो एक बेस्ट डीकंपोजर होता है, किसके लिए, हमारी सॉइल, हवा, सबके लिए। तो क्या हो गया, इस वजह से मिट्टी और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करने में मदद करता है। पुनः चक्रण मतलब उसका रिसाइकल करता है। डीकंपोजर का मतलब क्या है, एक खराब चीज सड़ गई थी, उससे एक नया पदार्थ बनाया, तो वो डीकंपोज हुआ। तो नंबर 1 था, ये हमारा यूजफुल था ऐसे। दूसरा है क्या, बैक्टीरिया हेल्प इन ट्रीटिंग सीवेज एंड प्रोड्यूसिंग बायोगैस फ्रॉम वेस्ट। अब क्या क्या क्या, जो वेस्ट मटेरियल जैसे पानी वगैरह हो गया, बायोगैस बनानी है। अब बायोगैस में जैसे हमने डीकंपोजर, जैसे हमने पढ़ तो लिया कि बैक्टीरिया एक बेस्ट डीकंपोजर होता है। तो डीकंपोजर कैसे, बैक्टीरिया मल से, जो हमारा मतलब जो यूरिन वगैरह होता है, तो उन सब चीजों से और कुछ वेस्ट मटेरियल से, और भी बहुत से वेस्ट मटेरियल से मिलकर एक बायोगैस का भी निर्माण करता है। अब कोई भी चीज को सड़ाने गलाने के लिए तो उसमें बैक्टीरिया तो चाहिए होंगे ना,
उसमें अपने आप कीड़े मकोड़े, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो हमें विजुअलाइज भी नहीं होंगे। बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो तो कुछ तो हमें दिख जाते हैं, कुछ हमें नहीं दिखते। पर जब कोई चीज़ सड़ती गलती है तो वो चीज़ क्या होगी, उसके अंदर कीड़े मकोड़े बहुत सारे पैदा होंगे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे। तो वो किसका भी निर्माण करते हैं, एक बायोगैस प्रोड्यूस करने में भी बैक्टीरिया काम आता है। तो आपको पहला क्या हो गया, एक बेस्ट डिकम्पोजर है, दूसरा क्या आ गया, बायोगैस प्रोड्यूस करने में भी बैक्टीरिया हेल्प करता है। आप इतनी चीजें ना लिखिए, ये लिख सकते हो कि बैक्टीरिया किसमें यूजफुल आता है। एक बेस्ट डिकम्पोजर होता है, किसको, बेस्ट डिकम्पोजर हो गया, दूसरा मेड बायोगैस, बायोगैस भी बनता है ना, बैक्टीरिया हेल्प करता है, हेल्प एंड प्रोड्यूसिंग बायोगैस फ्रॉम वेस्ट, अवशिष्ट पदार्थों से ही गैस बनाता है वो बायोगैस। मैनी हार्बीवोरस हैव अ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन देयर स्टमक। ये चीजें जैसे आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो गाय क्या करती है, घास खाती है, घास के अलावा क्या खाएगी, अदर चीजें, मतलब रोटी वगैरह खा लेगी, और तो चीजें नहीं खाएगी ना। अब यहाँ पे बोला गया है क्या, मेनी हार्बीवोरस हैव अ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन देयर स्टमक। अब जो सिर्फ घास वगैरह, मतलब जो सिर्फ क्या खाएंगे, हार्बीवोरस होंगे, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, मांस मच्छी ये सब नहीं खाते। तो ऐसे कौन जानवर होते हैं जो घास फूस भी खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक सेलुलोज होता है। अब जैसे क्या होता है, जो जानवर घास खाते हैं अब कैसे पचा लेते हैं, वो रोटी सब्जी तो है नहीं कि उन लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। तो ऐसे जानवरों के अंदर एक अलग प्रकार का खाने पचाने के लिए एक बॉडी में क्या होता है, सेलुलोज नामक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक सेलुलोज होता है, उनके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करती है। वो जो खाना खाते हैं, कौन, जो एनिमल्स खाना खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनकी बॉडी में एक सेलुलोज नामक पाया जाता है। क्या, उनके खाने को पचाने के लिए। जो जानवर है, ये ह्यूमन बॉडीज में नहीं होता, ये सिर्फ जानवरों में होता है जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उनकी बॉडी में एक सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होगा, वो खाना पचाने में मदद करता है। अब जो वो घास है, नॉर्मल तो है नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको पचाने के लिए। वो जानवरों में अगर सेलुलोज ना हो ना, तो वो घास फूस जो खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उन डाइजेस्ट को करने के लिए उन पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। अब सेलुलोज अपने आप तो पचेगा नहीं, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उस सेलुलोज के लिए, उस पेट में, यानी जो जानवर से जिनके अंदर जो पेड़ पौधे खाते हैं उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, उस सेलुलोज को पचाने के लिए उनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ना हो तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और एनिमल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब किसके काम आया, बायोगैस बनाने में काम आया, डिकम्पोजर आया, और क्या आया, हेल्प ब्रेक सेलुलोज इन एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, जो हार्बीवोरस है, यानी जो शाकाहारी जानवर है, उनके लिए। सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, कोई भी एक, मतलब कोई भी बीमारी है तो उसका एंटीडोट होता है। अब जैसे हमारे पास कोरोना डिजीज है, कोरोना डिजीज का कोई एंटीडोट है, अभी तक लोग प्रोसीड कर रहे हैं, अभी तक लोग रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं कि इसका कोई एंटीडोट मिल जाए ताकि वो क्या करे, इस बीमारी से हमारा पीछा छूटे। बट अभी सिर्फ रिसर्च में चल रहा है, अभी बना कुछ नहीं है। अब से मैंने बताया था पोलियो वायरस था, हमारे पास वायरस था ना, पर वायरस को बनाने के लिए वैक्सीन भी आई। तो वैक्सीन को ही क्या कहा जाएगा, एक तरह से एंटीडोट कह सकते हैं, मतलब किसी बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरे से। मान लो एक ऑर्गेनिज्म से जब हमें, मान लो हमें फीवर आता है, फीवर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो फीवर चेक करेगा और फीवर के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देगा, मेडिसिन देगा। मतलब जो फीवर की वजह से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, डॉक्टर उसके अगेंस्ट, जो उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है हमें, उसके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होंगे। यानी हमें नहीं बताया था कि मेडिसिन भी ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बनती है। तो जो डॉक्टर मुझे फीवर के लिए जो मेडिसिन देगा उसके अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो फीवर के ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। तभी तो हम लोग फीवर की मेडिसिन खाते हैं, स्वेटिंग होती है, हमें क्या करता है, और कुछ टाइम के बाद हमारा फीवर आराम हो जाता है। तो मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसमें डालना पड़ता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं, यानी खाते हैं, हम उसको स्वेल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे फीवर वगैरह में भी आराम हो जाता है। तो सेम वो कहा गया है कि वो एंटीबायोटिक का भी काम करता है। कौन काम करता है, बैक्टीरिया काम करता है। तो बैक्टीरिया की कितनी यूजफुल है, अभी तक हम उससे देखिए जीवाणु, कीटाणु, मतलब खराब चीजें, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी बैक्टीरिया यूज होता है। तो सम बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग प्रोडक्ट लाइक अ विनेगर, और बहुत सारे बैक्टीरिया किसके काम आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल से सिरका बनता है, सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है। तो क्या होता है, ये भी किसकी मदद से बनते हैं, बैक्टीरिया। जितने भी आप ये चाउमीन वगैरह खाते हैं, जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, उसके अंदर सिरका डलता है। और भी बहुत सी चीजें, पेस्ट्री वगैरह खाओ या आप जो भी अलग अलग चीजें खाओ, उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में हमारे पास बैक्टीरिया मिले होते हैं। जो हम लोग केक खाते हैं ना,
उस केक भी बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलकर बना होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इनहेल कर रहे होते हैं, वो हमें मालूम नहीं होता, हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमारे पास पेस्ट्रीज या केक्स पड़े, बट वो जो केक बनता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने सिरके का, यानी एक विनेगर भी बनाने के काम आता है बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया यूज्ड इन रिसर्च टूल एटसेट्रा, क्या कहा गया है, रिसर्च टूल, यानी परीक्षण करने के भी काम आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारे डिजीजेस होते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक बनाना पड़ता है, उसके लिए मेडिसिन बनानी पड़ती हैं। तो उन मेडिसिन को बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अभी बताया था कि जो मेडिसिन बनती है वो किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी उस मेडिसिन को बनाने के लिए वो ऑर्गेनिज्म काम कैसे करेगा, किस किस बीमारी को हिट करेगा, मतलब किस किस डिजीज को हिट करके उसको फिनिश करेगा या उस डिजीज को डेवलप करेगा। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, रिसर्च के थ्रू। और रिसर्च किसका करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके काम आता है, रिसर्च के भी काम आता है। अब है हमारे पास सब बैक्टीरिया प्रमोट्स कर्ड फॉर्मेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। हमारे दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। अब ये क्या करता है, हम दही कैसे बनाते हैं, हमने क्या लिया, एक दूध लिया, उसको हल्का गर्म किया, एक स्पून क्या किया, दही उसमें डाल दिया और उसको क्या कर दिया, गर्म जगह पर रख दिया, गर्म एटमोस्फेयर में रख दिया, तो क्या हो जाएगी, दही डेवलप हो जाती है, दही फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये किसकी मदद से होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो हमारी क्या मदद करता है, दही को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। दे आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, केक्स वगैरह। अब क्या जैसे बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी किसकी, बेकिंग इंडस्ट्री यानी खाना बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिरका भी फॉर्म करता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में जो हम केक वगैरह, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं मॉर्निंग इवनिंग का, ये सारे भी हमें कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो हमने कितने यूजफुल स्टेप पढ़े, हमने 8 यूजफुल स्टेप पढ़े जो बैक्टीरिया के हमें कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो यानी हमें ये लगता है बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही होगा, बट नहीं, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है। तो हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है फंजाई। फंजाई को क्या कहा जाता है हिंदी में, कवक। अब उपयोगी कवक कौन कौन से हैं, हमने क्या देखा, जैसे अभी हमने देखा था बैक्टीरिया डीकंपोजर में हमारे काम आता है, तो फंजाई भी ऐसा ही कुछ काम करता है। दैट एज अ डीकंपोजर दैट हेल्प इन एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। वो एयर में भी कर रहा था, बट जो फंजाई है वो किसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, हमें पोषक तत्व तो सॉइल में भी प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये भी एक डीकंपोजर का काम करता है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो सके, यानी उपजाऊ हो सके। इट इज यूज्ड एंटीबायोटिक्स। क्या हो गया, बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक बनाने में काम आता था, फंजाई का भी उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। ईस्ट एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेज एंड ब्रेड, इडली एक्सेट्रा। अब क्या कहा गया है, फंजाई का अदर एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग क्या कहता है, हमारे बेस्ट एग्जांपल है फंजाई के ईस्ट और मशरूम। मशरूम वगैरह क्या है, ईस्ट ऐसा एग्जांपल है किसका, इससे क्या बनता है, इससे शराब बनती है, अल्कोहलिक बीवरेज बनता है, एंड ब्रेड, इडली एक्सेट्रा। जो इडली वगैरह हम लोग खाते हैं और जो ब्रेड्स वगैरह खाते हैं वो किससे बनता है, फंजाई से। उसके अंदर क्या होता है, फंजाई मिक्स होता है। तो फंजाई की ही मदद से ही ब्रेड बनता है, शराबें बनती हैं और इडली वगैरह बनती है, ठीक है। मशरूम और एडिबियल फंगी। एडिबियल फंगी मतलब क्या है, मशरूम जो हम खाते हैं खाने में, जो मशरूम हम जो खाते हैं खाने में, वो क्या होता है, एक एडिबियल फंगी है, यानी एक खाने वाला क्या है, फंजाई है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जिसे खाया जा सकता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या है, फंजाई में मशरूम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम खा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, जो आप लोग नॉर्मली खाते ही हैं। सम आर यूज्ड इन अ रिसर्च वर्क, और कुछ फंजाई को यूज किया जाता है किसमें, रिसर्च वर्क में भी किया जाता है। तो हमने क्या देखा, जैसे मोस्टली बैक्टीरिया भी हमारे बैक्टीरिया के फंजाई के वर्क मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं। तो हमने आज 2 ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।